गुड मॉर्निंग टू ऑल माय ऑनलाइन डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का रिलेशनशिप देखा था किसी पर्टिकुलर मेटल का डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो उसके ऊपर हमने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी कर लिया था। एक और प्रॉब्लम मैं उसके ऊपर करवाता हूं आपको। लाइटिमर डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझाया था, इजीली कर सकते हैं आप। एक बार लाइटिमर डायग्राम आप बना लेंगे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं उसे। और दूसरा तरीका क्या है, डेल्टा जी नॉट की हेल्प से करते हैं हम लोग। कभी भी ई नॉट को डायरेक्टली जोड़ा घटाया नहीं जाता है। तो एक और क्वेश्चन हम लोग उसके ऊपर प्रैक्टिस के लिए आपको मैं दे रहा हूं कि आपको अगर सपोज करिए इफ ई नॉट ऑफ MnO4 माइनस ऑब्लिक Mn+2, अगर ये वैल्यू आपको x गिवन हो, ठीक है। आपको दूसरी वैल्यू दिया है ई नॉट ऑफ MnO4 -2 ऑब्लिक MnO4 माइनस, ये वैल्यू आपको अगर y गिवन हो, ठीक है। एंड ई नॉट ऑफ MnO4 -2 ऑब्लिक Mn+2 इज इक्वल टू Z। इस तरीके से आपको बना के दे रहा है। तो हमें बोल रहा है देन फाइंड रिलेशन बिटवीन x, y एंड Z। तो लास्ट क्लास में यही करना मैंने आपको सिखाया था, इसको सॉल्व करने का तरीका। तो डेल्टा जी से आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। और आप इसको लाइटिमर डायग्राम के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। तो डेल्टा जी वाला थोड़ा रिएक्शन वगैरह लिखना पड़ता है, लॉन्ग मेथड होता है। आप इसको अच्छा होता है, इजी तरीका, आसान तरीका क्या है, इसको आप किससे सॉल्व किया करो, डेल्टा जी से सॉल्व, लाइटिमर डायग्राम के थ्रू सॉल्व करो। डेल्टा जी से थोड़ा लंबा हो जाता है। तो क्या तरीका मैंने सिखाया था, आप अब बस पहचान लो कि क्या क्या चीजें हैं, उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑक्सीडेशन स्टेट में रख लो। तो आपका एक एलिमेंट कौन सा है बेटा, MnO4 माइनस है, एक सब्सटेंस। एक दूसरा सब्सटेंस क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे, Mn+2। और तीसरी चीज MnO4 2 माइनस। यही तीन चीजें दिख रही हैं हमें। तो इन तीनों के हेल्प से आप लाइटिमर डायग्राम बनाओ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ चार्ज के फॉर्म में। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर देखा जाए तो कितना है इसका, प्लस का 7 आएगा मैग्नीज का, यहाँ पे +2 का है, और यहाँ पे देखोगे तो आप प्लस का 6 आएगा। तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले आप किसको लिखोगे, MnO4 माइनस को रखोगे। इससे छोटा वाला चार्ज कौन सा होगा, 7 के बाद 6 पे चले जाओगे, MnO4 -2, और फिर यहां से किस पे जाओगे आप, Mn+2। इस तरीके से पहले लिख लो, और आप फर्स्ट और लास्ट को भी डायरेक्ट क्या कर दो, कनेक्ट करा लो। बस इस तरीके से बना लिया करो, ठीक है। अब देखो यहां पे कितना चार्ज है, +7 का। यहां पे कितना चार्ज है, +6 का। यहां पे कितना चार्ज है, +2 का, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज को नीचे लिख लो। यहां देखो इलेक्ट्रॉन का कितना एक्सचेंज हो रहा है, 7 से 6, मतलब n की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1। एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है। यहां देखो 6 से कितना हो गया, 2, तो n की वैल्यू कितनी यहाँ पे, 4। यहां पे देखो आपका 7 से 2 जा रहा है, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज को बस देख लो, एक इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, और नीचे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं एक्सचेंज, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू दिया है क्या, MnO4 माइनस से MnO4 2 माइनस। तो मुझे MnO4 2 माइनस से MnO4 माइनस की y दिया है। तो बेटा अगर इसको उल्टा करके लिखा है, इसने उल्टा लिख दिया है ना, इधर से इधर, तो y की जगह पे कितना हो जाएगा, ये -y लिख देंगे इसके ई नॉट की वैल्यू, ठीक है। ये देखो MnO4 2 माइनस से Mn+2, ये डायरेक्ट गिवन है कितना, Z, तो यहाँ पे Z रख देंगे, ठीक है। और MnO4 माइनस Mn+2 का डायरेक्ट x दिया है, तो यहां से यहां का इसकी हमें कितना दिया, डायरेक्ट x। अब क्या तरीका बताया मैंने इसमें, सीधा N1E1 प्लस N2E2 इज इक्वल टू N3E3, है ना। क्योंकि आप देखो अगर रिएक्शन लिख के इसको करने जाओगे ना, तो पर्टिकुलर क्वेश्चन जो मैंने ये दिया है ये मुश्किल जाएगा आपको, क्योंकि आपको पूरा रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगा रेडॉक्स ओडॉक्स से, फिर जाके आप इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करोगे कि कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है ना। तो ये ज्यादा सिंपल तरीका होता है, इससे जल्दी से हो जाता है। N1 का मतलब कितना होगा, 1 इंटू E1 का मतलब कितना होगा बेटा, -y, प्लस N2 का मतलब कितना होगा, 4, है ना। ये N1 होता है, ये N2 होता है, और ये N3, ये E1, ये E2 और ये E3, ठीक है ना। तो 4 इंटू E2 की जगह पे कितना रखेंगे, Z, इज इक्वल टू N3 की जगह पे 5 इंटू E3 की जगह पे कितना, x। तो हमें रिलेशन निकालना था, तो हमें रिलेशन क्या मिल रहा है, -y प्लस 4z इज इक्वल टू 5x। तो ये रिलेशनशिप मिल गया, सही है कि नहीं। अब अगर आपसे मान लो पूछा होता कि हमें
सपोज करो कि आपसे क्वेश्चन ये होता कि MnO4 माइनस Mn+2, इस x की वैल्यू को बताइए कितना होगा, ये x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितना लिखते हैं आप, x इज इक्वल टू क्या हो जाता बेटा 4z माइनस वाई बाई 5, तो ये हमारे लिए आंसर हो जाता, सही नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको बुकलेट में दिए हुए हैं, आपको डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का दिया होगा अलग अलग, और आपको निकालना होगा रिलेशनशिप। तो गो थ्रू द लाइटिमर डायग्राम, आप हमेशा लाइटिमर डायग्राम बनाया करो और इसके थ्रू क्वेश्चन को किया करो, तो क्वेश्चन काफी आपका इजी हो जाता है ना, आपको रिएक्शन वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इस तरीके से लगेगा। कल की क्लास में हम लोगों ने यही पूरा सीखा था कैसे रिलेशनशिप को निकालना है, ठीक है। चलो डेल्टा जी नॉट से भी इसे कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो डेल्टा जी नॉट वाला थोड़ा लंबा मेथड आएगा, इसलिए हम लोग लाइटिमर डायग्राम के थ्रू जाते हैं। और एक और कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, क्या डिस्प्रपोर्शनेशन शो करेगा। डिस्प्रपोर्शनेशन शो कौन सा एलिमेंट कर सकता है बेटा, जो बीच में बैठा होगा। पूछ सकता था हमसे, इनकी वैल्यू दे देगा न्यूमेरिकल वैल्यू इन तीनों की, और हमसे पूछ लेगा क्वेश्चन में क्या MnO4 माइनस विल शो डिस्प्रपोर्शनेशन और नॉट, विल शो डिस्प्रपोर्शनेशन, है ना, इस तरीके से पूछ लेता। क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन दिखाएगा। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब है अपने ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाना भी, +6 से +7 में जाना, और ऑक्सीडेशन नंबर को घटाना भी, है ना। तो पूछ सकता था क्या है डिस्प्रपोर्शनेट होगा, तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था। आपको इसके फॉर्म में रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, ये रिएक्शन ऐसा इन तीनों को मैनिपुलेट करोगे ताकि आपको MnO4 माइनस गिब्स ये भी दे और ये भी दे, और फिर उससे आप E0 सेल निकालोगे रिएक्शन का, जो Y और Z के टर्म्स में आएगा, है ना, Y और Z के टर्म्स में, और वो अगर आपका पॉजिटिव आएगा तो डिस्प्रपोर्शनेशन होगा, पॉजिटिव नहीं आएगा तो डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होगा, ठीक है। तो कल की क्लास में ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देख लिया था। तो चलो आज हम लोग लास्ट पैरामीटर में आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ गैल्वेनिक सेल में हमें टोटल 5 पैरामीटर्स पढ़ने हैं, 4 हमने देख लिया था, और आज लास्ट पैरामीटर देखने वाले हम लोग टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो आज हम लोग 5th पैरामीटर को देखने जा रहे हैं, दैट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो थर्मोडायनेमिक्स ऑफ गैल्वेनिक सेल का लास्ट पैरामीटर 5th पैरामीटर क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, जिसको हम लोग TC भी लिखते हैं। आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ चुके हो टेम्परेचर कोएफिशिएंट, उसी तरीके का ये भी है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए गैल्वेनिक सेल, ठीक है। किसी गैल्वेनिक सेल का टेम्परेचर कोएफिशिएंट निकालना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मीनिंग क्या है, अगर आपने फिजिक्स में रेजिस्टेंस पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा RT इज इक्वल टू R0 1 + αT। फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, शायद पढ़ाया गया होगा अभी, तो इस तरीके का RT इज इक्वल टू R0 1 + α डेल्टा T। ये जो अल्फा होता था इसी को हम लोग टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो जैसे वहां पे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ किसका देखना, हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का देखना है। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता क्या है, अगर हम नस्ट इक्वेशन से जाएं तो नस्ट इक्वेशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टेम्परेचर के साथ वेरी होता ही है। मैंने बताया था 3 फैक्टर हैं। सबसे पहला फैक्टर नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयन, जो हम लोगों ने देख लिया रिलेशनशिप करके। सेकंड फैक्टर था कंसंट्रेशन या प्रेशर, तो नस्ट इक्वेशन में देखते हैं। और थर्ड फैक्टर हमने देखा था टेम्परेचर। तो मैंने बताया था क्वेश्चन में गिवन ना हो तो टेम्परेचर हमेशा 25 लेना होता है, और अगर टेम्परेचर आपको दे देगा तो आप तो पर्टिकुलर टेम्परेचर डाल के वैल्यू रखेंगे। नस्ट इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म था उसमें टेम्परेचर आ रहा था, तो वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नोन एज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग यही लिखेंगे इसके अंदर कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट है क्या, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, EP, है ना, EP लिख रहा हूं मैं इसे, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विथ टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विथ टेम्परेचर इज नोन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट। Variation of electrode potential with temperature is known as temperature coefficient, and it can be calculated
एकदम फॉर्मूले बेस्ड टॉपिक हो जाते हैं ये सब, है ना। थर्मोडायनेमिक्स पूरा फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है इसका, जो भी हम लोग देख रहे हैं। एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉर्मूला। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय नोइंग, यूजिंग नहीं, फॉर्मूला तो अभी बता रहा हूं। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय नोइंग द वैल्यूज ऑफ, electrode potential at two different temperature, ठीक है। आपको बेटा ध्यान रखें, एक टेम्परेचर के साथ जो वेरिएशन है दैट इज नोन एज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वेरिएशन। एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय नोइंग द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। दो डिफरेंट टेम्परेचर पे आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू अगर देगा तो वहीं पे टेम्परेचर कोएफिशिएंट का रोल आएगा, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, ठीक है। तो अगर सपोज करो एट T1 टेम्परेचर है, टेम्परेचर T1 पे आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू मान लो बेटा E1 दिया है, और T2 टेम्परेचर पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आपको E2 दिया है। एट T1 टेम्परेचर पे E1 दिया है, T2 टेम्परेचर पे, T मतलब टेम्परेचर है, अगर ये दिया है आपको, तो आपको टेम्परेचर कोएफिशिएंट निकालने के लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट TC इज इक्वल टू, टेम्परेचर कोएफिशिएंट का फॉर्मूला होता है बेटा DE बाई DT, DE बाई DT, डी बाई डी टी। और डी का मतलब क्या है, E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 अपॉन dt का मतलब क्या है, T2 माइनस T1। तो यहां से आप टेम्परेचर कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेल जो है ना पूरा फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है। देखो हमने वर्क का फॉर्मूला निकाला था, फिर गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला देखा था, के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला देखा, कल रिलेशनशिप थोड़ा समझ के करने वाला टॉपिक है। ये पूरा फिफ्थ वाला पार्ट भी पूरा फॉर्मूला बेस्ड होता है। T1 पे E1 देगा, T2 पे E2 देगा, तो आपको टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब होता है डी बाई डी टी, और वो E2 माइनस E1 अपॉन T2 माइनस T1। यहां से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। टेम्परेचर चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में डिफरेंस लो दो टेम्परेचर का, चाहे केल्विन में लो, दोनों की बात क्या आएगी, सेम ही आएगी, ठीक है। और कभी कभी देखना है ना, इसको इस तरीके से लिख के और कॉर्नर में P लिखा होता है ना, ब्रैकेट में क्लोज करके और कॉर्नर पे P लिखा रहता है। इसका मतलब ये बताना चाहता है ना कि प्रेशर जो है यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। प्रेशर को क्या रखा जाता है, कांस्टेंट। कॉमनली प्रेशर के साथ भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वेरी होगा, पर अगर हम टेम्परेचर का वेरिएशन देख रहे हैं तो उस समय प्रेशर को क्या रखा गया है, कांस्टेंट। तो इसी कभी कभी कॉर्नर में P भी लिखा होगा, नहीं भी लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपको मान के ही चलना है कि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि आप एक टाइम पे एक ही चीज का वेरिएशन देखते हैं। तो प्रेशर इस समय क्या लेंगे, कांस्टेंट। तो डी बाई डी टी इज इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन T2 माइनस T1, दैट इज नोन एज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है। चलो अब देखो इसकी यूनिट की बात करो तो यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, ऊपर तो वोल्ट में आता है, यूनिट की बात करो इसका तो यूनिट हो जाएगा, यूनिट की बात करो तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो वोल्ट में होते हैं, तो वोल्ट, और देखो नीचे या तो डिग्री सेंटीग्रेड लोगे या तो केल्विन लोगे, तो वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड और वोल्ट पर केल्विन कर देता हूं, है ना, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, और आपको वोल्ट पर केल्विन, दोनों में से कोई भी यूनिट आपको दे सकता है। चलो अब देखो इसका यूज क्या है, और क्या क्या हमें पैरामीटर्स निकालने, हमको डेल्टा एच भी निकालना है रिएक्शन का, डेल्टा जी तो हमने निकालना सीख लिया, थर्मोडायनेमिक का मतलब होता है डेल्टा जी निकाल लिया हमने माइनस NFE से, है ना। डेल्टा एच को भी निकालना, हीट ऑफ रिएक्शन, और डेल्टा एस एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन, ये तीन निकालने। अब उनके लिए हम लोग क्या हेल्प लेते हैं, तो उसके लिए हमें तीन इक्वेशन से जाना है। इसका यूज क्या है वो दिखा रहा हूं मैं, तीन इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। पहला तो डेल्टा एन जी इज इक्वल टू माइनस NFE, डेट इज इक्वेशन नंबर 1, ये हमने पहले ही पढ़ रखा है ऑलरेडी, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन आपको थर्मोडायनेमिक्स से यूज करना है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये हमारे लिए सेकंड इक्वेशन है। ये हम लोगों ने अगर याद हो तो सरफेस केमिस्ट्री में भी बताया था मैंने आपको, है ना, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। और एक और तीसरे रिएक्शन की यहां पे जरूरत पड़ेगी हमें, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डी बाई डी टी डेल्टा जी, ठीक है बेटा। तो ये तीन इक्वेशन की, ये इक्वेशन नंबर थर्ड है ना। तो
ये तो हमने पहले निकाला था, ये सेकंड रिएक्शन आपको थर्मोडायनेमिक्स से लिया है, थर्ड रिएक्शन भी हमने थर्मोडायनेमिक्स से लिया है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन बोलते हैं, ये वाला गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है, ये उसी का मॉडिफाइड फॉर्म है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में तो मैं आपको ये फॉर्मूला भी दिखाऊंगा कि कैसे निकाला गया है ना। आप इसी डेल्टा जी को डिफ्रेंशिएट कर दो बेटा, है ना, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, और आप प्रेशर को कांस्टेंट लेके चलोगे। तो अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट ले लोगे ना तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, क्योंकि डेल्टा एच हमारा हीट ऑफ रिएक्शन है जो कांस्टेंट प्रेशर पे डिफाइंड होता है। तो सब थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो ये वैल्यू 0 जैसे ही होती है तो यहाँ डी बाई डी टी है ना, ये थोड़ा समझा दूं मैं कैसे आता है। तो देखो ये क्या होता है, ये करने की जरूरत नहीं है आपको, बस मैं बता रहा हूं। इसको डी बाई डी टी अगर डिफ्रेंशिएट कर दो, किसको, डेल्टा जी को, तो जैसे डिफ्रेंशिएट करोगे बेटा ना, और किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट मानते हुए। तो प्रेशर को आप कांस्टेंट रखोगे ना तो डेल्टा एच कांस्टेंट प्रेशर पे डिफाइंड होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0, और माइनस टी डेल्टा एच। तो डेल्टा एच तो एक क्या है, माइनस टी डेल्टा एच, तो डेल्टा एच क्या है हमारे लिए, कांस्टेंट है ना। तो देखो डी बाई डी टी, टी का करोगे तो कितना हो जाएगा, 1, तो कितना आ जाएगा, माइनस डेल्टा एच। तो यहां से देखो डेल्टा माइनस डेल्टा एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी बाई डी टी डेल्टा जी। तो बस वो यही वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दिया गया, अगर ध्यान से समझोगे तो। देखो माइनस डेल्टा एस की जगह पे, माइनस डेल्टा एस की जगह पे डी बाई डी टी डेल्टा जी रखा गया है ना। तो आपको तो ये फिलहाल इस चैप्टर के लिए 3 ध्यान में रखने हैं, ठीक है। थर्मो में तो हम लोग पूरा डिटेल में इसके बारे में देखते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब इन तीनों की हेल्प से मुझे क्या क्या निकालना होता है, हीट ऑफ रिएक्शन और एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन। तो हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं इसमें हीट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे। तो हीट ऑफ सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन की हीट कितनी, मतलब डेल्टा एच को कैलकुलेट करेंगे कि डेल्टा एच कैसे निकाला जाएगा। तो डेल्टा एच निकालने के लिए क्या करना है, सिंपली डेल्टा एच सेकंड में आ रहा है और थर्ड में आ रहा है ना। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, थर्ड वाले में डेल्टा जी की जगह पे माइनस एन एफ ई को रख देते हैं। तो हम लोग निकालने का तरीका क्या है, सब्स्टिट्यूटिंग डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन में हम लोग डेल्टा जी की जगह पे माइनस एन एफ ई को डाल देते हैं। तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है बेटा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डी डेल्टा जी बाई डी टी, ठीक है। यही था, माइनस नहीं प्लस, है ना। ये थर्ड इक्वेशन अपने पास है। अब यहाँ पे बस डेल्टा जी की जगह पे कितना डालना है, माइनस एन एफ ई। तो माइनस एन एफ ई इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डी बाई डी टी माइनस एन एफ ई, ठीक है। डेल्टा जी की जगह पे माइनस एन एफ ई को रख दिया हमने। अब यहां से देखो डिफ्रेंसिएशन टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में करना है। एन तो एक नंबर है जो सेल रिएक्शन में मिलती है जो कि कांस्टेंट होगा। एफ जो है 96500, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। तो ना एन चेंज होगा ना एफ चेंज होगा, मतलब ये दोनों कांस्टेंट के फॉर्म में बाहर आ जाएंगे और आपका वेरिएशन किसके साथ होगा, ई के साथ। तो क्या बन जाएगा, डी बाई डी टी। तो बेसिकली टेम्परेचर कोएफिशिएंट ही आ जाता है। तो इसे फर्दर हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस एन एफ ई इज इक्वल टू, ये सब फॉर्मूले बेस्ड प्रॉब्लम हो जाते हैं ना, प्लस डेल्टा एच, और यहां से आप माइनस एन एफ को कॉमन ले लो तो माइनस एन एफ और एक टी पहले से ही बाहर है ना। एन एफ कॉन्स्टेंट है तो बाहर ले लिया, माइनस एन एफ टी, और क्या बचा, डी बाई डी टी, ठीक है। और डी बाई डी टी इज नथिंग बट द टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो दो तरीके का प्रॉब्लम आएगा। अगर आपसे डेल्टा एच पूछेगा तो उस समय आपको टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू देगा, फिक्स है। अगर आपसे डेल्टा एच पूछेगा तो आपको टेम्परेचर कोएफिशिएंट देगा। और अगर आपको डेल्टा एच टेम्परेचर कोएफिशिएंट दे दिया तो आपसे डेल्टा एच पूछ सकता है ना। तो बिना टेम्परेचर कोएफिशिएंट के डेल्टा एच निकलने वाला नहीं है। तो यहां से अगर हम लोग इसे थोड़ा सा देखें तो हमारे पास डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा, डेल्टा एच इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, इसको इस साइड लेकर आता हूं मैं, तो माइनस एन एफ ई प्लस एन एफ टी डी बाई डी टी, सही है, ये आया। और यहां पे आप देखो तो एन एफ आपका क्या है, कॉमन है। तो यहां से हम लोग डायरेक्ट यहां मैं लिख रहा हूं आपका, तो डेल्टा एच का फॉर्मूला यहां से निकल के आता है माइनस एन एफ को अगर आपने कॉमन ले लिया, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन पूछेगा। तो माइनस एन एफ को अगर कॉमन ले लोगे तो यहां क्या बचेगा, ई हो जाएगा, और वो प्लस का माइनस टी डी बाई डी टी, बस। तो ये आपका डेल्टा एच का फॉर्मूला हो जाता है। तो कभी आपसे हीट ऑफ रिएक्शन पूछ ले
ठीक है, तो हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस एफ ई माइनस टी डी बाई डी टी। अब एन तो पता ही रहेगा, सेल रिएक्शन को देख के कितना होगा एन की वैल्यू, जनरली तो 2 ही रहती है, एफ की वैल्यू भी 96500 फिक्स है, डी बाई डी टी 2 अलग टेम्परेचर और 2 E1 E2 दिया होगा तो आप निकाल सकते हैं, या कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट हमको टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू ही बता देता है कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट -0.4 है, तो बस डी बाई डी टी की जगह -0.4 रख दो, जो मतलब वैल्यू बता देगा उसको हम लोग, कभी कभी ये डायरेक्ट दे देता है डी बाई डी टी, या तो हमें 2 अलग टेम्परेचर पे देगा तो पहले टेम्परेचर कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा, तो वो वैल्यू मिल जाएगी। और ये E और T आप जिस पे भी डेल्टा एच, मान लो T1 पे डेल्टा एच पूछेगा, T1 पे डेल्टा एच पूछेगा तो यहाँ पे T1 डालोगे, यहाँ पे E1 डालोगे आप, और अगर आपसे T2 पे डेल्टा एच पूछेगा तो आप यहाँ पे T2 डालोगे और यहाँ पे E2 डाल दोगे, ठीक है। तो ये हमारा डेल्टा एच इस तरीके से निकल जाता है। तो फॉर्मूला आई होप कि क्लियर है, ये फॉर्मूला ही डायरेक्ट आपको याद रखना है बेटा, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं हमसे। तो 2 तरीका अल्टरनेट वे, या तो आपको डेल्टा एच क्वेश्चन में दे देगा तो आपसे डी बाई डी टी पूछ लेगा, और अगर आपको डी बाई डी टी देगा तो क्या पूछेगा, डेल्टा एच पूछेगा, तो ध्यान रखिएगा, है ना। तो दोनों में से कुछ भी देके पूछ सकता है। चलो अब एक और चीज निकालना है, इसमें हमने हीट ऑफ सेल रिएक्शन निकाल लिया, ठीक है। अब हम लोग डेल्टा एस को भी निकाल लेते हैं, तो हमारे पास है नेक्स्ट चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सेल रिएक्शन, जिसे हम लोग डेल्टा एस बुलाते हैं ना। तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सेल रिएक्शन, तो चेंज इन एंट्रोपी कैसे निकालोगे, हीट ऑफ सेल रिएक्शन निकालना हमने सीख लिया, चेंज इन एंट्रोपी को कैसे निकालोगे, तो बेटा सेकंड और थर्ड रिएक्शन को कंपेयर कर दो, सेकंड और थर्ड को कंपेयर करो, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड में ये भी, अगर लेफ्ट सेम है तो राइट का भी पूरा सेम होना चाहिए। तो देखो डेल्टा एस तो डेल्टा एच की जगह पे ही है, टी टी भी है, तो यहां से देखो माइनस डेल्टा एस इज इक्वल टू डी बाई डी टी डेल्टा जी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आराम से। मतलब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, डेल्टा एस के लिए कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, सेकेंड और थर्ड को अगर हमने कंपेयर किया तो सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करने पे लेफ्ट साइड बराबर है, डेल्टा एच की जगह डेल्टा एच ही है, टी की जगह टी है, मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ डेल्टा एस, माइनस ऑफ डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या, प्लस डी बाई डी टी डेल्टा जी, सही है, लिख सकते हैं इस तरीके से, माइनस ऑफ डेल्टा एस इज इक्वल टू प्लस का डी बाई डी टी डेल्टा जी। तो मुझे तो क्या निकालना है, डेल्टा जी डेल्टा एस ही निकालना था, तो यहां से देखो हम लोग ये माइनस को अगर इधर भेज दो बेटा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी डेल्टा जी, लिख सकते हैं इस तरीके से। और आप डेल्टा जी की जगह पे क्या डाल सकते हो, माइनस एन एफ ई को रख दो, तो अगर जैसे हम लोगों ने माइनस एन एफ ई को रखा तो माइनस डी बाई डी टी और यहाँ पे माइनस एन एफ ई, तो एन कांस्टेंट एफ भी कांस्टेंट, ई केवल चेंज होगा, और ये माइनस माइनस मिलके कितना हो जाएगा, प्लस। तो देखो आपको डेल्टा एस का भी फॉर्मूला मिल गया सीधा सीधा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, एन और एफ कॉमन है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन एफ इंटू डी बाई डी टी। तो ये डेल्टा एस के लिए फॉर्मूला होता है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है ना, जो फॉर्मूले मैंने बताया वो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। कभी आपसे डेल्टा जी पूछे तो डेल्टा जी का ये फॉर्मूला है क्या, माइनस एन एफ ई, ये पहले ही हमने निकाला था, डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन पूछे तो माइनस एन एफ ई से निकालोगे, ई क्या है, ई सेल, ठीक है। आपसे डेल्टा एच पूछे तो माइनस एन एफ ई माइनस टी डी बाई डी टी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट की जरूरत पड़ेगी इसमें, और आपसे डेल्टा एस पूछे तो भी आपको टेम्परेचर कोएफिशिएंट की जरूरत पड़ेगी, एन एफ डी बाई डी टी। तो देखो डी बाई डी टी निकालने का ये भी एक अल्टरनेट तरीका है, आप देखना आपके बुकलेट में क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो डी बाई डी टी टेम्परेचर कोएफिशिएंट डी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, डेल्टा एस अपॉन एन एफ भी लिख सकते हैं, है ना। तो थर्ड तरीका क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट निकालने का, डी बाई डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन एन एफ, तो ये भी एक तरीका होता है। तो ये 3 फॉर्मूलों को दिमाग में रखिएगा, इन 3 फॉर्मूलों के ऊपर हमसे कॉमनली क्वेश्चन रिसेंट में तो नहीं पूछा है, कभी आपको पहले पूछता था, 2005 से पहले क्वेश्चंस इसके ऊपर एडवांस में थोड़े बहुत बने हैं, कॉमनली तो क्वेश्चंस नहीं आता, पर हाँ फॉर्मूले ध्यान में रखेंगे क्योंकि फॉर्मूला हमसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो तो ये हमारा तीनों फॉर्मूलों का क्या हो गया, डेरिवेशन हो गया, कैसे निकाला हम लोगों ने तीनों को समझ लिया। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं मैं,
ठीक है, आपको मान लो सपोज करो इस पे ऊपर क्वेश्चन कैसे देगा आपको, है ना, देखो इक्विलिब्रियम का चैप्टर हो, काइनेटिक्स का चैप्टर हो, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था log k2 by k1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303r 1 by t1 माइनस 1 by t2, वो फॉर्मूला। तो जब दो टेम्परेचर हो तो वहां वो फॉर्मूला लगाते हैं। यहां पे अगर आपको दो टेम्परेचर देगा और दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे तो आपको हमेशा d बाई डी टी मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट के बारे में सोचना है, ठीक है। तो देखिए कैसे क्वेश्चन दे रहा है इसके ऊपर, जैसे द सेल पोटेंशियल या द voltage of a galvanic cell, the voltage of a galvanic cell at 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दो टेम्परेचर देते ही टेम्परेचर कोएफिशिएंट का रोल आएगा। द वोल्टेज ऑफ ए गैल्वेनिक सेल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 0.3525 वोल्ट एंड 0.3533 वोल्ट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये हमें दे रहा है कि दी वोल्टेज ऑफ ए गैल्वेनिक सेल है 25 एंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे दो वैल्यू दिया है, 3525 और 3533 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। हमसे बोल रहा है इफ कंप्लीट सेल रिएक्शन इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ या ट्रांसफर लिख लो, इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, complete cell reaction involve transfer of 2 electron, then calculate delta H naught comma delta G naught and delta S naught at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। नॉट क्यों लगा दिया, क्योंकि उसने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर फिक्स कर दिया। आपको किस पे निकालना है, 25 वाले पे, डेल्टा एच नॉट, डेल्टा जी नॉट एंड डेल्टा एस नॉट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो ये पूरा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, फॉर्मूला डालेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बुकलेट में जितने भी प्रॉब्लम है सब फॉर्मूला बेस्ड है, ये बुकलेट का ही सवाल है आपका, सारे प्रॉब्लम फॉर्मूला बेस्ड है ना। किसी क्वेश्चन में आपको डी बाई डी टी की वैल्यू दे देगा, डी बाई डी टी डायरेक्ट टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और पूछेगा डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन बताइए, तो सेल रिएक्शन को देख के एन तो पता चली जाएगा, क्योंकि यहां पे मैंने आपको बता दिया है सेल रिएक्शन का एन कितना है 2, क्योंकि मैंने कोई सेल रिएक्शन नहीं दी है। लेकिन अगर सेल रिएक्शन दिया भी होता तो एन तो हमें पता करने आता ही है, तो एन पता चल जाता, एफ की जगह पे रख देते और डी बाई डी टी डायरेक्ट हो सकता है प्रॉब्लम में आपको गिवन हो। एक तरीका ये है देने का क्वेश्चन। दूसरा तरीका आप देखोगे आपको ई इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दे देगा, कभी कभी ऐसे भी देता है प्रॉब्लम। ई जैसे दे देगा कि 10 प्लस 5t प्लस 6t स्क्वायर प्लस 0.8t 1/t, इस तरीके से दे देगा आपको। E इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और हमसे पूछेगा कि डेल्टा एस बताइए, तो भी कुछ नहीं करना है, n पता रहेगा, सेल रिएक्शन को देख के f भी फिक्स है, d बाई डी टी मतलब जो आपको E टेम्परेचर का फंक्शन दिया उसको क्या कर दो, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा d बाई डी टी, और जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पूछा होगा उस टेम्परेचर की वैल्यू को डाल दो। समझे क्या? तो ऐसे भी सवाल मिलेंगे आपको, तो सिंपल होते हैं, सब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। पहले बता रहा हूं आपको सीधा क्या होता है, फॉर्मूला बेस्ड। डेल्टा एच कभी पूछेगा तो आपसे देखो, जैसे इसमें डेल्टा एच पूछा है ना क्वेश्चन में, तो उसने डेल्टा एच एक फिक्स टेम्परेचर कर दिया, किस पे, 25 पे बताना है, तो मैं यहाँ पे टेम्परेचर की जगह 25 लूंगा, एन की जगह पे मुझे वैल्यू बता दिया कितना 2, एफ का वैल्यू फिक्स है 96500, और यहाँ 25 लिया, तो ई कौन सा लूंगा मैं, 25 के करस्पॉन्डिंग वाला, मतलब 0.3525, और डी बाई डी टी तो अभी निकाल ही सकते हैं, टेम्परेचर 2 दिया है तो, है ना। तो सब फॉर्मूले बेस्ड प्रॉब्लम होते हैं, इनमें डायरेक्ट फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, हर फॉर्मूले का अपना अपना यूज है, बस फॉर्मूले से जो भी निकालना है चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या करोगे बेटा, इसमें पहले तो वोल्टेज दिया अलग अलग, तो T1 की बात करो तो कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको आप केल्विन में लिखोगे तो 298 केल्विन हो जाएगा आपका, ठीक है। और इसके करेस्पॉन्डिंग आपको E1 की वैल्यू दिया है कितना 0.3525, ठीक है, जो मैं कह रहा था T1 पे E1 देगा। और एक सेकेंड टेम्परेचर T2 दिया है कितना 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कितना 293 केल्विन, 273 जोड़ देते हैं ना, ठीक है, तो 293 केल्विन, और इसके करेस्पॉन्डिंग आपको E2 की वैल्यू दिया है कितना
0.3533। तो सबसे पहले T1 E1 T2 E2 की हेल्प से आप क्या निकाल लिया करो, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका, डी बाई डी टी, और ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, E2 माइनस E1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस ऊपर, तो कितना हो जाएगा 0.35, नहीं E2 ये है ना 0.3533 माइनस 0.3525। ठीक है, ये हो गया ऊपर E2 माइनस E1 अपॉन नीचे T2 माइनस T1। तो 293 में से 298 भी करोगे तो भी आपका -5 आएगा, आप 20 में से 25 भी करोगे तो भी -5 आएगा। तो इसलिए मैंने कहा टेम्परेचर चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में डिफरेंस देखो चाहे केल्विन में, दोनों बात एक ही है। तो 293 माइनस 298, तो ये कितना हो रहा है बेटा हमारे पास, तो ये हम दोनों अगर इसको डिफरेंस ले लें तो ऊपर ये डायरेक्ट देखो फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम होते हैं, फॉर्मूला आपको लगाना होता है और कुछ नहीं करना है इसमें। तो ऊपर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3533 और 352 है, तो ये हो जाएगा 0.0008। सही है ना, 0.0008 हो जाएगा। 25 और 8 कितना 33, और डिवाइडेड बाई नीचे कितना आपका आएगा माइनस का 5, तो ये आपका माइनस, यहां से देखो हम लिख सकते हैं 8/5 इंटू 10⁻1 2 3 4, तो 10⁻⁻4 लिख सकते हैं इस तरीके से। और 8/5 कितना होता है बेटा 1.6 है ना, 16 का 5 गुना 80 होता है ना, तो ये करेंगे तो ये आपका -1.6 इंटू 10⁻⁻4, और यूनिट क्या होगी वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड या वोल्ट पर केल्विन, एक ही बात है। ठीक है, तो ये आपका यहां से देखो क्या निकला पहले टेम्परेचर कोएफिशिएंट, तो और एक बार हमें टेम्परेचर कोएफिशिएंट मिल गया तो अब हम सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज डेल्टा एच नॉट किस पे निकालना है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जिस पे पूछेगा उसी पे निकालना है ना, आपको 20 पे पूछा होता तो 20 पे निकालते। तो डेल्टा एच का फॉर्मूला मेरा लिखा पड़ा है, डेल्टा एच इज इक्वल टू -NF कैपिटल E माइनस T डी बाई डी टी। ठीक है, तो बस इस फॉर्मूले में वैल्यू को डाल दो, आंसर आज आपका निकल जाएगा। एन की जगह पे कितना लोगे, एन की जगह पे तो कितने का दिया है, कंप्लीट सेल रिएक्शन इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां से एन की वैल्यू कितनी हो चुकी है 2, तो बस आंसर निकल जाएगा -2 इंटू एफ की जगह 96500। ई की जगह पे कौन सी वैल्यू लोगे बेटा, तो 25 पे निकालना है तो आपको 25 वाली ही वैल्यू लेनी है, तो 25 पे कितना था 0.3525 माइनस टेम्परेचर किस में रखोगे, केल्विन में रखना है ना, टेम्परेचर को डिग्री में नहीं रखते, किसमें केल्विन में, तो कितना 298। ठीक है, इंटू डी बाई डी टी आपका आ चुका है -1.6 इंटू 10⁻⁴। अब बस इसको सॉल्व करना है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इनको जोड़ो और मल्टीप्लाई करो, तो जो आपका आंसर आएगा वही आपके लिए आंसर हो जाएगा। और चूंकि डेल्टा एच की यूनिट क्या आएगी, जूल आएगा ना, क्योंकि ये क्या है एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है जूल। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा आपका। सेकंड देखो क्या डेल्टा जी निकालना था, तो डेल्टा जी नॉट किस पे पता करना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डेल्टा जी नॉट के लिए भी फॉर्मूला लगा दो, कौन सा फॉर्मूला, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट। ठीक है, तो यहां से बस वैल्यूज को डाल दो, एन की जगह एन नहीं माइनस ना, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, तो माइनस एन की जगह पे 2 इंटू एफ की जगह पे 96500 इंटू ई नॉट, कौन सा लोगे आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड का कितना है 0.3525। ठीक है, तो बस इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ये भी जूल में आएगा। और लास्ट पार्ट की बात करूं तो लास्ट पार्ट क्या निकालना था, डेल्टा एस नॉट, तो डेल्टा एस नॉट भी किस पे एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डेल्टा एस नॉट का फॉर्मूला भी हमने देखा, डेल्टा एस नॉट किसके बराबर आएगा बेटा आपका एन एफ, है ना, ये नॉट क्यों लगा रहा है, क्योंकि टेम्परेचर को फिक्स कर रहा है ना एक, इसीलिए नॉट लगा दिया है, तो एन एफ डी बाई डी टी ये फॉर्मूला था। तो बस यहाँ पे वैल्यूज को डालना है, एन की जगह पे 2, एफ की जगह पे 96500 इंटू डी बाई डी टी की जगह पे आपका -1.6 इंटू 10⁻⁻⁴, और इसे सॉल्व कर लो, आंसर जूल में ही आना है, क्योंकि ये सारे यूनिट किसके हैं जूल में होते हैं, एनर्जी के यूनिट्स। ठीक है,
तो इस तरीके से सिंपली आप क्वेश्चंस को अपने सॉल्व कर सकते हैं। तीनों आंसर निगेटिव में आएगा, ये भी माइनस में आंसर आ रहा है देखो आप, क्योंकि ये अंदर वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आंसर निगेटिव, ये भी आंसर निगेटिव में आएगा और ये भी आंसर निगेटिव में ही आएगा आपका। ठीक है, तो क्लियर है ये क्वेश्चन हमारे लिए। इस तरीके से आपको प्रॉब्लम मिलेगा, जो भी थर्मोडायनेमिक्स के टेम्परेचर कोएफिशिएंट के प्रॉब्लम होंगे उन सब में डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना होगा। डेल्टा एच पूछेगा तो फॉर्मूला फिक्स है, डेल्टा जी पूछे तो फिक्स है, डेल्टा एस पूछे तो फॉर्मूला फिक्स है, सब टॉपिक इसके अंदर फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके आप क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। चलो, तो ये हमारा टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स ऑफ गैल्वेनिक सेल हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है आज। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, मतलब इस टॉपिक का, गैल्वेनिक सेल का। गैल्वेनिक सेल में अब केवल एक चीज हमें पढ़नी है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। जो मैंने आपको 5 तरीके के हाफ सेल्स बताए थे, उन पांचों को अब हमें पढ़ना है। 5 तरीके का जो डिफरेंट टाइप्स के हाफ सेल थे उनको अब हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलो आज हम लोग, वो भी लास्ट टॉपिक है किसका, गैल्वेनिक सेल का, तो इसमें भी मेरे हिसाब से 2 लेक्चर तो जाएगा ये आपको बताने में। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक हम लोग डालते हैं आज का, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, और कभी कभी इलेक्ट्रोड को हाफ सेल भी बोला जाता है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड या ब्रैकेट में इसे हाफ सेल भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको थोड़ा याद हो तो मैंने जब आपको कंप्लीट गैल्वेनिक सेल बताया था तो उस समय मैंने आपको बताया था एनोड हाफ सेल आप 5 में से किसी को उठा सकते हो, कैथोड हाफ सेल आप 5 में से किसी को, याद है? मेटल आयन हाफ सेल था, गैस आयन हाफ सेल था, है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल था, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एन आयन हाफ सेल था, कैलमोल इलेक्ट्रोड, वो 5 लिखवाए थे, देखना नोट्स में, जहां कंप्लीट गैल्वेनिक सेल लिखा था वहां 5 तरीके के हाफ सेल बताए थे। तो उनको अब डिटेल डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, चलो, तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड में हम लोग बात करें तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रोड का टाइप है हमारे पास वो होता है मेटल आयन, जो हम लोगों ने खूब पढ़ा है डिटेल में इसको। तो मेटल आयन, और कभी कभी इसको सॉल्युबल सॉल्ट भी लिखा मिल सकता है आपको, सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। मेटल आयन हाफ सेल या इलेक्ट्रोड एक ही बात है। मेटल आयन सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, तो ये तो हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है। क्या होता है इस हाफ सेल में बेटा, इस हाफ सेल के अंदर जिस मेटल की रॉड को हम डिप कराते हैं किसके अंदर, उसी के सॉल्यूशन के अंदर, है ना। जैसे आपने जिंक को लिया था तो आपने ZnSO4 के उसी के आयन के सॉल्यूशन के अंदर हमने डिप कराया था। अगर आपने कॉपर लिया था तो आपने CuSO4 के अंदर उसे डिप करवाया था। ठीक है, तो ये मीनिंग होता है मेटल आयन, जिसको हमने काफी डिटेल में पढ़ा है। तो ये हाफ सेल ऐसा होगा जिसके अंदर एक मेटल रॉड उसी के खुद आयन के सॉल्यूशन में क्या रहेगा, डिप किया हुआ रहेगा, और वो खुद मेटल रॉड इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। तो ये काफी डिटेल में देखा हमने, तो ये छोटा सा ही है, तुरंत करते हैं इसे खत्म। इन दिस हाफ सेल, इन आपसे बोर्ड में ये सब आ सकता है डेफिनेशन वगैरह लिखने के लिए, तो इसमें हम लोग ये लिखेंगे इन दिस हाफ सेल, या ऐसे लिखो, दिस हाफ सेल कंटेन्स, this half cell contains a metal rod. This half cell contains a metal rod dipped into solution of its own ion. अपने खुद के आयन के सॉल्यूशन में ही क्या होता है, डिप होता है। एंड दैट मेटल रॉड विल एक्ट एज इलेक्ट्रोड। दैट मेटल रॉड विल एक्ट एज इलेक्ट्रोड, वही मेटल रॉड आपका इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। दैट मेटल रॉड विल एक्ट एज इलेक्ट्रोड, तो ये काफी डिटेल में हमने देखा है। तो इसमें बस सिंपली हम लोग कैसे बनाते थे, इसे कंटेनर ले लेते थे हम लोग, इसके अंदर एक मेटल रॉड को डिप करा के रख दिया जाता था बेटा, है ना। जिस भी मेटल रॉड को आपको लेना है उसी का आपको एक्वा सॉल्यूशन नीचे ले लेते थे हम लोग। तो सपोज करो ये मेटल M है, तो ये मेटल M रॉड है, मेटल M की रॉड है, और उसके ये मेटल रॉड खुद किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा। और इलेक्ट्रोड की तरह काम करने का मतलब ये आपका
एनोड की तरह भी काम कर सकता है, या आपका कैथोड की तरह भी काम कर सकता है, ठीक है। और जिस सॉल्यूशन में आप डिप कराए हो ये क्या है, सॉल्यूशन ऑफ M+N आयंस, है ना। जिस मेटल को आप लोगे, मेटल आपने M लिया है तो उसी का आयन होना चाहिए M+N आयन। तो इसको तो हम लोग काफी डिटेल में देख चुके हैं ना, इसमें कुछ बताने की चीज नहीं बची है, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है मेटल मेटल आयन में। तो सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन, उसी के खुद के आयन का क्या रहता है, सॉल्यूशन रहेगा, और उसमें मेटल की रॉड को क्या करते हैं हम लोग, डिप करा के रख देते हैं, मेटल की रॉड है। तो मेटल रॉड खुद के सॉल्यूशन ऑफ आयन में क्या करा दिया, डिप करा के रख दिया। यही मेटल की रॉड आपका इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगी, मतलब ये एनोड भी है आपका और यही आपका कैथोड भी है। तो इसके अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करो तो आप इसका एनोड का कैसे रिप्रेजेंट करते हो, एनोड की तरह अगर इसे रिप्रेजेंट करना हो एनोड की तरह, तो एनोड की तरह दिखाने का तरीका क्या होता है बेटा, एनोड हमेशा लेफ्ट साइड में आता है, तो आपका मेटल का जो रॉड है M सॉलिड ये लेफ्ट में रहेगा और इसका M+N एक्वस राइट साइड में रहेगा। तो इस तरीके से एनोड को डोनेट करते हैं, इसका नोटेशन का तरीका है। और अगर कैथोड का नोटेशन का तरीका पूछा जाए तो कैथोड में क्या होता है, राइट मोस्ट टर्मिनल पे आपका क्या आता है, सॉलिड, और इधर क्या आता है M+N एक्वस, ठीक है। तो एनोड इस तरीके से रिप्रेजेंट, कैथोड इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। अगर बात किया जाए यहाँ पे तो एनोड का अगर ई सेल कैलकुलेट करना हो, पहले तो रिएक्शन अगर लिख लें तो रिएक्शन में क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन होता है, मेटल सॉलिड विल बी कन्वर्टेड इनटू M+N एक्वस प्लस N इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से हो जाएगा, है ना, एनोड की तरफ लिखना होगा तो। और कैथोड की तरह इसको अगर ट्रीट करोगे तो आपका रिडक्शन होगा, मतलब M+N एक्वस N इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट होगा, आपका M सॉलिड में, ठीक है। तो ये हमने पहले पढ़ रखा है, बस इसको जस्ट थोड़ा हम लोग लास्ट में समराइज करते हुए उसको देखते हुए जा रहे हैं, क्योंकि इसमें मुझे आपको मेन जो बताना है वो मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन बनाना है, किस तरीके से होता है, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो ये हमने देखा ही था। तो ये एनोड का नोटेशन हो गया और ये कैथोड का नोटेशन हो गया। और आपसे कभी, है ना, फॉर्मूला पूछ ले बेटा तो एनोड पे क्या निकालते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब मेटल का उसके आयन में जाना। तो ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए कैसे निकालते थे हम लोग, E0 ऑफ M/M+N माइनस 0.059 बाई N और लॉग, प्रोडक्ट ऊपर आएगा, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ आयन कहां पे आ जाता था, ऊपर आ जाता है M+N। तो इस तरीके के हाफ सेल के लिए, इस तरीके का मेटल मेटल आयन हाफ सेल के लिए आपको केवल और केवल किसकी जरूरत है बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो या रिडक्शन पोटेंशियल निकालना हो, आपको केवल कंसंट्रेशन ऑफ आयन की जरूरत है, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा क्या रहती है, गिवन। तो ओनली कंसंट्रेशन ऑफ आयन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ हाफ सेल, ठीक है। और अगर रिडक्शन वाले के अभी फॉर्मूले की बात कर लो तो रिडक्शन के फॉर्म में फॉर्मूला क्या निकलता है, इज इक्वल टू E0 ऑफ M+N/M, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल हो गया माइनस 0.059 बाई N लॉग, ऊपर प्रोडक्ट मतलब 1 हो जाएगा सॉलिड है तो, और नीचे रिएक्टेंट मतलब ये log 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ M+N हो जाता है, ठीक है, रिडक्शन के फॉर्म में। आप चाहो तो इसे इस तरीके से देखना हो तो M+N को ऊपर भेज दोगे तो यहाँ माइनस का क्या हो जाता था, प्लस। तो ये सेल इस तरीके का होता है और काफी सिंपल है। जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल अगर लिखने के लिए बोला जाए तो हम लोगों ने काफी देखा ही है इस सेल को डिटेल में। एग्जाम्पल की बात करो तो जैसे आपका Zn सॉलिड ऑब्लिक ZnSO4 एक्वस, तो मुझे तो केवल Zn+2 से मतलब है, तो इस तरीके से डिनोट करते हैं इसे। सेकंड जैसे एग्जाम्पल की बात करो, मान लो आपको CuSO4 एक्वस ऑब्लिक Cu सॉलिड, ठीक है, तो ये आपका एनोड की तरह काम कर रहा है, ये आपका कैथोड हो गया। इसी तरीके से चाहे तो हम लोग Ag ऑब्लिक Ag+ एक्वस लिख सकते हैं, ठीक है, Ag सॉलिड ऑब्लिक Ag+। तो इस तरीके का हाफ सेल है ना, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल भी ले लिया, एनोड को ऐसे दिखाते हैं। ये ऑलरेडी पता है हमें, पर इसको लास्ट में हम लोग हर टाइप को कवर करेंगे, तो बस उसको मैं टच करते हुए जा रहा हूं कि क्या क्या इसमें हम लोग देखेंगे। बोर्ड में आएगा तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। चलो, तो ये हमारा पहला हो गया मेटल मेटल आयन हाफ सेल। तो इसके बारे में ज्यादा बातें नहीं करेंगे, ऑलरेडी हम लोग यही पूरा पढ़ते हुए आए हैं। सेकेंड टाइप का जो पढ़ा था हमने, गैस आयन। मेरा मेन फोकस क्या है इस टॉपिक के अंदर, हम लोग जो दो तरीके का तो देखे ही हैं आप लोग,
है ना, गैस आयन और मेटल मेटल आयन। हमारा बचा हुआ कौन सा है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन वाला और ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो मेन फोकस हमारा उसी पे रहेगा। चलो सेकेंड टाइप का इसमें बात करें तो आज सेकेंड वाला मैं करा देता हूं, अभी टाइम है थोड़ा, तो हम लोग सेकेंड वाला कर लेते हैं और थर्ड आपका कल से शुरू करूंगा, गैस आयन हाफ सेल। तो गैस आयन हाफ सेल की बात करो या गैस आयन हाफ सेल या गैस आयन इलेक्ट्रोड, कुछ भी बोल लो, दोनों का मतलब एक ही होता है, गैस आयन हाफ सेल या गैस आयन इलेक्ट्रोड। तो इसमें क्या होता था बेटा, कोई पर्टिकुलर गैस को पास कराते हैं, जैसे हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया था, हाइड्रोजन गैस को पास कराया था, प्लेटिनम ब्लैक की सरफेस पे एडजॉर्ब होता था और किसके सॉल्यूशन में रखा जाता था, खुद उसी आयन के सॉल्यूशन में वो रखा जाता था सैचुरेटेड फॉर्म में। तो इसमें हम लोग ये लिखेंगे, दिस हाफ सेल कंटेंट्स, दिस हाफ सेल कंटेंट्स a gas adsorbed on surface of platinum black. This half cell contains a gas adsorbed on surface of platinum black and is saturated with its own ion, अपने खुद के आयन के साथ वो क्या रहता है, सेचुरेटेड रहता है। तो कैसे बनाएंगे इसका डायग्राम वगैरह कैसे बना के दिखाते हैं हम लोग, तो इसके अंदर मैंने बताया था आपको इन्वर्टेड फॉर्म में क्या करते हैं, एक हम लोग ट्यूब डाल देते हैं और उसके अंदर से गैस को पास करवाया जाता है। तो मैंने आपको हाइड्रोजन का बताया था, आज मैं आपको क्लोरीन का बता देता हूं। देखो ये आपका ये कंटेनर हो जाता है आपका, है ना, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्टेड फॉर्म में ये हम लोगों ने ले लिया कंटेनर, इसके अंदर हम लोग क्या करते थे, इन्वर्टेड फॉर्म में इस तरीके से, इस तरीके से हम लोग इसके अंदर इन्वर्टेड फॉर्म में एक ट्यूब डाल देते हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या कराते हैं, गैस को पास कराते हैं और उसके खुद के आयन के सॉल्यूशन में क्या करते हैं, इसको डिप करा के रखते हैं हम लोग। यहां पे चूंकि ना गैस इलेक्ट्रोड की तरह काम कर सकता है बेटा, ना आयन इलेक्ट्रोड की तरह काम कर सकता है, तो यहां पे इलेक्ट्रोड के लिए कौन सी चीज काम आती है, प्लेटिनम वायर। तो हम लोग एक लाइन ये भी लिख देते हैं, इन दिस सेल प्लेटिनम वायर एक्ट एज इलेक्ट्रोड। ये भी एक लाइन लिख लेते हैं, इसमें प्लेटिनम वायर जो है वो इलेक्ट्रोड की तरह आपका काम करेगा। तो सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन ले लेते हैं और यहाँ पे आप एक प्लेटिनम वायर को लगाते हो और यहाँ पे प्लेटिनम ब्लैक की सरफेस है ना, जिसके ऊपर गैस क्या होगी, आके एडजॉर्ब होगी और ये उसके खुद के सॉल्यूशन से किस फॉर्म में रहेगा, सेचुरेटेड फॉर्म में। तो ये हमारे लिए क्या होता है, प्लेटिनम वायर है ये पीटी वायर, जो हमारे लिए इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा। ठीक है, यहां से हम लोग बेटा ये इलेक्ट्रोड एनोड भी हो सकता है, कैथोड भी, आप दोनों में से कोई भी बनाइए। यहां आप किसी प्योर गैस को पास कराते हैं, तो मान लो मैंने यहाँ पे प्योर Cl2 गैस दे दिया आज, है ना, उस दिन हाइड्रोजन देखे थे Cl2 गैस, तो अगर आप Cl2 गैस को यहाँ से पास कराओगे तो ये एक्वस सॉल्यूशन भी किसका होना चाहिए, सॉल्यूशन ऑफ Cl- आयंस, क्लोराइड आयन का ये सॉल्यूशन होना चाहिए, है ना, जो गैस पास कराओगे उसी के आयन का सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ये सॉल्यूशन ऑफ किसका हो जाएगा, Cl- आयंस का। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम लोग नोटेशन की बात करें, इसको एनोड की तरह कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, तो एनोड की तरह दिखाने का तरीका क्या है बेटा, एनोड मतलब लेफ्ट मोस्ट पे इलेक्ट्रोड आएगा। अब चूंकि इलेक्ट्रोड यहाँ पे क्या होता है, प्लेटिनम, तो एनोड की तरह रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या था, प्लेटिनम सॉलिड आपका लेफ्ट मोस्ट में आता था, ऑब्लिक Cl2 गैस लिया हमने और फिर से एक बाउंड्री लाइन देके Cl- एक्वस लिखते थे, है ना। तो इस तरीके से इसका नोटेशन हो जाएगा, एनोड की तरह करना होगा तो। और अगर इसको कैथोड की तरह दिखाना होगा, कैथोड की तरह, तो कैथोड की तरह में बेटा क्या होगा, देखो लेफ्ट मोस्ट पे प्लेटिनम आएगा तो एनोड है और राइट मोस्ट पे जाएगा तो कैथोड है। मतलब अब यहाँ पे प्लेटिनम सॉलिड को हमें राइट मोस्ट पे भेजना है, कैथोड की तरह दिखाना है।
आप चाहो तो किसी इन दोनों में से तो किसी को आगे पीछे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे Cl2 पहले लिखो Cl माइनस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जनरल नोटेशन हम लोग यही लेते हैं कि गैस को बीच में डाल देते हैं ना, ऑब्लिक Cl माइनस एक्वस। तो ये हो जाएगा कैथोड की तरह नोटेशन, Cl माइनस एक्वस, Cl2 गैस, प्लेटिनम सॉलिड। तो एनोड की तरह ऐसे दिखाते हैं, कैथोड की तरह इसे ऐसे दिखाते हैं। लेफ्ट मोस्ट पे रहेगा तो एनोड है, लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा तो, और ये अगर प्लेटिनम सॉलिड आपका राइट हैंड साइड में रहेगा तो कैथोड हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके से इसका नोटेशन होता है। अब इसमें अगर हम लोग बात कर लें जरा एग्जाम्पल की, या यहीं पे अगर मैं बात करूं, एनोड पे कौन सी चीज होगी बेटा? एनोड पे होता है हमारा ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन दिखाना है, तो ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना। तो 0 से -1 में जाएगा कि -1 से 0 में जाएगा? तो -1 से 0 में जाएगा। तो एनोड पे अगर हम लोग एनोड हाफ सेल रिएक्शन लिखना चाहें तो एनोड हाफ सेल रिएक्शन क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ पे 2Cl माइनस एक्वस विल बी कन्वर्टेड इनटू Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से, है ना। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन आप ऐसे लिखोगे, Cl2 Cl माइनस में नहीं, हाइड्रोजन वाले में तो क्या होता है H2H प्लस में जाता था, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। चूंकि यहाँ पे एक क्लोरीन है ना, तो ये 0 है, ये -1 है, तो आपको -1 से 0 में भेजना है। तो एनोड हाफ सेल रिएक्शन ऐसे लिखोगे। अगर ये कैथोड की तरह काम किया होता तो आप क्या लिखते? उसका कैथोड हाफ सेल रिएक्शन। और कैथोड हाफ सेल रिएक्शन पे क्या होता है बेटा? यहाँ पे तो क्या होता है? एनोड हाफ सेल रिएक्शन पे क्या लिखा हमने? ऑक्सीडेशन। और कैथोड हाफ सेल रिएक्शन पे क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन होने का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना। तो 0 से किस में जाएगा? -1। तो यहाँ पे आप लिखोगे, इसी रिएक्शन को बस उल्टा कर दोगे, Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Cl माइनस। ठीक है, 2Cl माइनस एक्वस। तो इस तरीके से इसका एनोड हाफ सेल रिएक्शन हो जाएगा, कैथोड हाफ सेल रिएक्शन हो जाएगा। रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये हो जाएगा आपका। ठीक है, आप चाहो तो इनके ऊपर नस्ट इक्वेशन भी लगा सकते हो, है ना। अब इसमें गिवन क्या रहेगा? जैसे यहाँ पे क्या गिवन रहेगा? यहाँ पे आपका P1 ATM प्रेशर गिवन रहेगा, यहाँ पे C1 मोलर कंसंट्रेशन गिवन रहेगा। और अगर इसकी बात करो तो इसमें मान लो आपको C2 मोलर दिया होगा, यहाँ पे P2 ATM। तो इस तरीके से आपका प्रेशर और कंसंट्रेशन गिवन रहेगा। ठीक है, अब जस्ट थोड़ा 2-4 मिनट और हम लोग बात कर ले। अगर रिएक्शन की बात करोगे तो देखो, अगर नस्ट इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं, नस्ट इक्वेशन फॉर एनोड हाफ सेल, नस्ट इक्वेशन इसके लिए लिख रहा हूं मैं एनोड हाफ सेल के लिए। तो एनोड हाफ सेल के लिए अगर नस्ट इक्वेशन को लिखना चाहोगे बेटा तो क्या लिखोगे? बोलो। E क्या हो रहा है? एनोड हाफ सेल पे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब Cl माइनस ऑब्लिक Cl2 निकालना है, तो आप क्या लिखोगे? थोड़ा और पीछे से लिखता हूं, E ऑफ Cl माइनस ऑब्लिक Cl2, ये आपको निकालना है। ऑक्सीडेशन मतलब, तो ये इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? E नॉट ऑफ Cl माइनस ऑब्लिक Cl2 माइनस 0.059 बाई n की वैल्यू दिख रही है आपको कितनी है? 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट मतलब क्या है? गैस है, रिएक्टेंट मतलब क्लोराइड है। तो ऊपर क्या लिखोगे बेटा? प्रेशर ऑफ Cl2, पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका? Cl2। गैस के केस में प्रेशर लेते हैं। और नीचे आप लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, और कोएफिशिएंट 2 है तो पावर 2, Cl माइनस के पावर 2। तो ये हो जाएगा इस तरीके से नस्ट इक्वेशन अगर एनोड हाफ सेल के लिए लिखना पड़ा तो। और कैथोड हाफ सेल के लिए अब क्वेश्चन में आपको ये दिया ही रहेगा, जैसे यहाँ पे P1 ATM दिया, नहीं देगा तो 1 ATM मानना है, बता दिया है मैंने, ये दिया ही होगा। उन दोनों के डेटा से आप चाहो तो E नॉट सेल को, ई सेल को कैलकुलेट कर सकते हो। ये वैल्यू हमेशा प्रॉब्लम में गिवन होती है। और अगर नस्ट इक्वेशन फॉर कैथोड हाफ सेल लिखना हो तो, फॉर कैथोड हाफ सेल, तो कैथोड हाफ सेल के लिए अगर नस्ट इक्वेशन लिखना है तो कैसे लिखोगे बेटा? E ऑफ Cl2 ऑब्लिक Cl माइनस, क्योंकि कैथोड पे तो क्या हो रहा है? Cl2 Cl माइनस में रिडक्शन कराना है, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? E नॉट ऑफ Cl2 ऑब्लिक Cl माइनस माइनस 0.059 बाई n की जगह 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या है? आयन है, और रिएक्टेंट गैस है। तो ये उल्टा हो जाएगा, बस ऊपर चला जाएगा Cl माइनस का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा आपका PCl2। ठीक है, तो आप चाहो तो अगर इस फॉर्म में लिखोगे बेटा, अगर इस फॉर्म में लिखना चाहो तो उल्टा कर दो, तो यहाँ पे केवल क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से इस सेल का क्लोरीन गैस का भी मैंने वर्किंग आपको दिखा दिया। इस तरीके से आप बना के काम कर सकते हैं। हाइड्रोजन का तो चूंकि हम लोग जानते ही हैं, तो इस तरीके से सेल कोई भी मिले तो सेल कौन सा कहलाएगा? गैस आयन हाफ सेल कहलाएगा। और गैस आयन हाफ सेल को बनाने का तरीका कैसे लिखोगे? एनोड हाफ सेल की रिएक्शन, कैथोड हाफ सेल की, और नस्ट इक्वेशन
वो सब मैंने समझा दिया। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। कल के क्लास में हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे। थर्ड टाइप का हाफ सेल लेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल, और उसके बाद लास्ट एक लेंगे हम लोग मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच।